हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं ताल मखाना यानी मखाना जो कि हम खाते हैं, इसकी खेती के बारे में, इसके कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिसे आप नहीं जानते। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इसके खेत की तैयारी की। देखिए, लगभग 1 से 1.5 से 2 मीटर तक की गहराई तक का खेत हमें तैयार करना होता है। अच्छी तरीके से फरवरी मार्च के महीने में इसकी जोताई करके खेत को तैयार करेंगे। इसके बाद इसकी अच्छी तरीके से पडलिंग करेंगे। 2 से 3 प्लोइंग कम से कम करनी चाहिए और गहराई रखना चाहिए कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक, ताकि इसमें पानी अच्छे से भरा रहे। स्टेप नंबर 2 में है इसमें हमें पानी भरने की बात आती है। पडलिंग अच्छी तरीके से कर देंगे। 1.5 से 2 फीट तक गहराई का जो प्लॉट हम खेत तैयार करते हैं उसकी अच्छी तरीके से चारों कोने एकदम समतल होने चाहिए, ताकि पानी जो है वो चारों तरफ में अच्छी तरीके से भरा रहे और सूखे नहीं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि मखाना की प्लांटिंग कैसे करें, हाउ टू प्लांट मखाना। देखिए, ये जो नर्सरी है, हमने नवंबर के महीने में नर्सरी डाली थी। बीज के द्वारा नर्सरी तैयार की जाती है और इसको फिर हम फरवरी मार्च में आके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नर्सरी लगाएंगे, जो हम रोपाई करेंगे बाद में प्लांट्स की, वो 1.25 मीटर गुणे 1.25 मीटर की लंबाई और चौड़ाई पे, और 4000 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वो नर्सरी के लिए इनफ होता है 1 एकड़ में पौधे लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो प्लॉट है उसमें 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, डीएपी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे खेत की तैयारी करते समय, ताकि जो पौधे को सारी के जो फर्टिलाइजर्स है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और साथ में नीम की खल्ली 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको दी जा रही मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे कि इस पौधे में कई बार बीमारियां आ जाती हैं, तो इसके लिए हमें खेत की तैयारी करते समय ही नीम की खल्ली या करंज खल्ली या फिर सरसों की खल्ली दे देनी चाहिए, ताकि फंगल डिजीज का प्रकोप इसमें कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि 20 दिन बाद प्लांटिंग के ये पौधा कैसा दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि हमने कमल का पौधा देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से इसका पत्ता होता है। और इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज ना करें फ्रेंड्स, इसका पौधा जो शुरू में होता है बिल्कुल कमल के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये कमल नहीं है फ्रेंड्स, ये ताल मखाना है, फॉक्स नट है। तो देखिए, इसका जो पत्ता होता है, एक इसके ऊपर में कांटे होते हैं, यही बहुत बड़ा अंतर होता है। जबकि कमल या कुमुदनी का जो प्लांट होता है उसका पत्ता एकदम चिकना होता है और हार्ट शेप में होता है, जबकि इसका पौधा गोल होता है और इसमें काफ़ी स्पाइंस होते हैं ऊपर में। फ्रेंड्स, इसमें कई बार काई पड़ जाती है, तो इसमें कॉपर सल्फेट नामक दवा होती है। 50 ग्राम की पोटली बनाकर 1 एकड़ खेत में कम से कम 4 से 5 जगह आप रख दीजिए। इससे क्या होगा कि काई की समस्या खेत में नहीं होगी। जब पौधा तैयार होता है तो इससे पौधा आपका सुरक्षित रहेगा और आगे चलकर कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। पौधा लगाने के 45 दिन के बाद हमारी क्रॉप कैसी दिखेगी, देखिए जानते हैं। ये देखिए, 45 डेज के बाद क्रॉप कुछ इस तरीके से दिखती है। पूरे खेत पे चारों तरफ पत्ते ही पत्ते भर जाते हैं और सारे पत्ते जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। ये एकदम स्वस्थ क्रॉप है फ्रेंड्स। और इसके पौधे पे आप देख सकते हैं कि हर पौधे पर कांटे हैं, यानी कि स्पाइंस हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसकी पत्तियां सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पत्तियां सुरक्षित रहेंगी तो ये भोजन का निर्माण अच्छा करेंगी और इससे जो फूल आएंगे इसमें, उसमें अधिक संख्या में सीड्स तैयार होंगे और सीड्स का वेट भी ज़्यादा होगा। इससे उपज हमारी अच्छी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा केसवार्म का इफेक्ट होता है, जो कि कीड़ा है। इसकी रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG @ 5 kg पर kg सीड एट द टाइम ऑफ सीड सोइंग, आप इसको अच्छी तरीके से प्लॉट में डाल देंगे तो ये समस्या खेत में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो बीमारी है वो ब्लाइट है। इसकी रोकथाम भी हम फंजीसाइड के द्वारा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि 70 दिन बाद क्रॉप की स्थिति क्या होती है। 70 डेज़ के बाद आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बीचों बीच पत्तियों के बीच में आप देख सकते हैं कि गुलाबी रंग के छोटे छोटे फ्लावर्स आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं फ्लावर्स में मखाना तैयार होता है। एक जो पत्ता होता है ये कम से कम 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई तक का होता है और काफ़ी बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि ये पौधा का पत्ता है कितना ही बड़ा है। इसमें पत्ते के साइज जितना बड़ा होगा, ईल्ड भी उतनी ही अधिक होगी। देखिए कितना ही खूबसूरत छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ से निकलते हैं, क्योंकि इसमें गुच्छे गुच्छे बनकर नीचे की तरफ से बहुत सारे टेंड्रिल फॉर्म में फ्लावर का गुच्छा निकलता है, जो कि पत्तियों को फाड़ते हुए ऊपर में आ जाता है। और इस तरीके से इसमें जो फूल होते हैं वो ऊपर में आकर खिलना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये नीचे से आता हुआ फ्लावर की डंडी है, जो कि फूल की डंडी, जो कि पत्ती को तोड़कर यानी कि उसकी फाड़कर ऊपर आ गई है। नीचे की तरफ से अगर हम देखते हैं तो देखिए कितनी इसमें शिराएं वेन्स हैं, यानी कि पौधे में
पानी और भोजन के निर्माण हेतु कितनी सारी शिराएँ हैं। जितना ये पौधा की पत्ती मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा भोजन अच्छा बनेगा। तो नीचे की तरफ में बैंगनी कलर का और ऊपर में बिल्कुल ग्रीन कलर की पत्ती होती है, दिखने में बेहद खूबसूरत, और ये एकदम हेल्दी पत्ती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की पत्तियाँ कितनी बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरीके से आप स्वस्थ क्रॉप को उगा सकते हैं, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि आधुनिक तकनीक का। फ्रेंड्स, बीमारियों की रोकथाम के लिए हमको कवकनाशी, फंजीसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम आजकल ड्रोन तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ड्रोन के माध्यम से इस पर फंजीसाइड का स्प्रे किया जा रहा है, और हमें इंसेक्टिसाइड भी हम इसके द्वारा स्प्रे कर सकते हैं। इवन हम चाहे तो फोलियर एप्लीकेशन यानी कि यूरिया की डोज को भी हम इसके ड्रोन के माध्यम से दे सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 50 किलोग्राम यूरिया लगता है, तो हम 25 kg यूरिया की डोज जो है अपना खेत तैयार करते समय देंगे, और शेष जो हमारी 25 kg उसको हाफ डोज जो है ऊपर में एप्लीकेशन देंगे, जैसे कि ड्रोन के माध्यम से देंगे, ऊपर फोलियर एप्लीकेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि क्रॉप की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि यूरिया का डोज हमें सिंगल डोज ना देके 3 डोज में डिवाइड करके देना चाहिए, इससे फसल हमारी अच्छी होती है फ्रेंड्स। क्योंकि यूरिया का लीचिंग के द्वारा लॉस हो जाता है, कई तरीके से इसका लॉस होता है, इसलिए हमको इसकी स्प्लिट डोजेज देना ही सबसे सुरक्षित और अच्छा होता है, ताकि पौधे को अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, क्योंकि देखिए इसकी जो खेती है, इसके खेत के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, पानी भरा हुआ होता है। अगर आप खेत के अंदर जाएंगे तो इसमें पत्तियों में कांटे होते हैं, जिससे काफ़ी किसानों को असुविधा होती है, और कई बार किसान जो हैं किसी भी फंजीसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे नहीं कर पाते और क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो ड्रोन एक बहुत अच्छा सुरक्षित माध्यम है। अब बात करते हैं, देखिए ड्रोन के स्प्रे के बाद क्रॉप हमारी थोड़ी सी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन वो 102 दिन में वापस ठीक हो जाती हैं। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके टाइमली लगा के पौधे को, उसको फर्टिलाइज़र देके और अच्छी तरीके से फंजीसाइड्स का स्प्रे करके अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। और इसमें पानी अवश्य भरे रहना चाहिए। पूरी क्रॉप में लगभग जो 6 महीने की फसल होती है, इसमें 1.5 से 2 फीट तक का पानी हमेशा खेत में बने रहना चाहिए फ्रेंड्स। इससे जो है पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, किसी भी प्रकार से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा। अब स्टेप नंबर 5 में बात करते हैं कि इसकी हम हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी हार्वेस्टिंग में आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो श्रमिक होते हैं, जो कि इसकी विशेष तौर पर हार्वेस्टिंग करते हैं, स्पेशल कुछ ट्रेंड श्रमिक हैं जो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि इसको कटाई करते हैं। देखिए, क्योंकि पानी की फसल है तो इसमें घुसकर इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। सबसे पहले जो मैच्योर क्रॉप होती है उसके पत्तों को डंडे के माध्यम से हटा दिया जाता है, क्योंकि इसके जो फल हैं, यानी कि जो मखाना है, वो झड़कर तलहटी में जमा हो जाता है। तो क्योंकि इसकी जो टहनियाँ हैं, इसको हटाकर अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी लीव्स में काफ़ी कांटे होते हैं, स्टेम पर भी कांटे होते हैं जो शरीर में चुभ जाते हैं, इसलिए डंडे के माध्यम से इसको साइड करके कर दिया जाता है। देखिए, ये अलग करके कुछ लीव्स रखी गई हैं। आज मुझे जो आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसमें मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण अवश्य होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से मखाना को तलहटी से यानी कि पानी से हार्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कि कितना ही डिफ़िकल्ट है। इसमें पानी में नीचे डूबकर आप देख सकते हैं बांस की जो इक्विपमेंट है, इसी में नीचे हाथों के द्वारा मखाना को तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है, और धीरे धीरे करके इस बांस की बनी टोकरी में इकट्ठा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी मेहनत वाली होती है, और कहीं से देखा जाए तो काफ़ी ये एक तरीके से सुरक्षित भी नहीं है। इससे पूरा शरीर ही गंदे पानी में चला जाता है, और इससे शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां इन श्रमिकों को हो सकती हैं। तो इसलिए अगर इसको आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी तक हमारे यहाँ, हमारे देश में इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि नीचे मखाना की हार्वेस्टिंग को सुरक्षित तरीके से किया जा सके। तो फ्रेंड्स, देखिए, बांस की जो टोकरी है, इसमें मखाना झाड़ के निकाला जाता है, और इस तरीके से जो एल्युमिनियम की डेगची होती है यानी तसली होती है, इसमें इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से किसान, हमारे जो श्रमिक हैं, वो इस तरीके से डेगची में यानी कि तसले में, एल्युमिनियम के बर्तन में मखाना को इकट्ठा करते चले जाते हैं। एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए पानी की तलहटी पर तैरता रहता है। रस्सी के द्वारा इसको बांध के रखा जाता है ताकि ये डूब ना जाए, और इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर मखाना हमारा हार्वेस्ट करके तैयार किया गया। इसके बाद इसको फ्लोर पे लाकर साफ़ करके सुखाया जाता है ताकि अच्छी तरीके से ये सूख जाए और इसको आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाए। देखिए, यहाँ पर ग्रेडिंग कर दिया गया है, जो भी कचरा था वो हटा दिया गया और साफ़ सुथरा करके इसको थ्रेसिंग फ्लोर पर सुखाने के लिए रख दिया गया है। अब देखिए, आज मैं दिखाती हूँ आपको जहाँ पे इनकी हार्वेस्टिंग करके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है। देखिए,
ये एरिया जो है बिल्कुल भी सही तरीके से मेंटेन नहीं है। यहीं पर जो श्रमिक होते हैं वो खाना बनाते हैं और 4 से 5 मिट्टी के चूल्हे रहते हैं। इसी के आगे आग जलाकर वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं। मखाना को भूनने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें घर के सभी सदस्य लगे रहते हैं, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सब इसमें देखिए 4 से 5 चूल्हे पर मखाने की भुनाई की जाती है। इससे बीजों की में जो नमी होती है लगभग 20% तक कम हो जाती है और मखाना को जब फोड़ा जाता है तो अच्छी तरीके से वो उसका जो लावा होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। अब देखिए गरम गरम मखाना जो है कढ़ाई में से दिया जा रहा है, महिला के हाथ के द्वारा पुरुष के हाथ में दिया जा रहा है और वह अपने गरम गरम मखाना को हाथ में लेकर नीचे की तरफ उसको रख के फोड़ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया भी काफ़ी टफ है, इसके लिए भी अगर मशीनीकरण हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा और ये प्रक्रिया अगर इस रूप में देखें तो काफ़ी कठिन है, जटिल है। मखाना प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है, छोटा मखाना अलग कर दिया जाता है, बड़ा मखाना अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसका वेट किया जाता है और बोरे में प्लास्टिक बैग में पैक करके इसको जहाँ पे इसको कलरिंग और इसमें नमक प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आज नमन करती हूँ मैं ऐसे लोगों को जो इतना कठिन परिश्रम से मखाना हम तक पहुँचाते हैं। वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने और कार्य करने की ज़रूरत है। मशीनीकरण और इन श्रमिकों के जीवन यापन हेतु संवेदनशील योजनाएं सरकार को बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।